नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं दीपक कुमार गुरुकुल पॉइंट में आपका दोस्तों स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों मैं लेके आया हूं मनोविज्ञान का बाल्यावस्था में विकास के विषय में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप गुरुकुल पॉइंट के इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। और यह जो मनोविज्ञान का चैप्टर दोस्तों चल रहा है, खास करके वे बच्चे तो बिल्कुल मिस ना करें जो डीएलएड का होम एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले बच्चे हैं, जो यूपी टेट की परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, यूपी सुपर टेट की परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, और जो मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी परीक्षा देने वाले बच्चे हैं वो वीडियो बिल्कुल मिस ना करें। इसके पहले मैं शैशवावस्था पढ़ा चुका हूं, उसके पहले मैं 3-4 भाग दे चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मनोविज्ञान नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे वीडियो उसमें आपको इंक्लूड मिलेंगे, आप वहां पे देख सकते हैं। तो आइए आज विलंब न करते हुए शुरू करते हैं बाल्यावस्था में विकास। दोस्तों ये पढ़ने से पहले आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप इस समय जिस भी एज में होंगे, 30 के एज में होंगे, 32 के एज में होंगे, 34 के एज में होंगे या 40 के एज में होंगे, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बच्चा बन जाइए। बच्चा मतलब 6 से 12 वर्ष का बच्चा बन जाइए और उसके साथ इमेजिन कीजिए, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा और एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल्यावस्था। क्या पढ़ने वाले हैं? बाल्यावस्था। देखिए इसे जो है ना प्रारंभिक विद्यालयी आयु कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज। पूछ देगा कि एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज, कभी कभी अंग्रेजी में आजकल पूछ रहा है, ठीक है, तो मैं ये भी लिख दिया हूं और हिंदी में भी लिख दिया हूं प्रारंभिक विद्यालयी अवस्था या आयु किस काल को कहा जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा आपका बाल्यावस्था, तो सही है। दूसरा उसको नाम से जानते हैं स्फूर्ति आयु। आप देखे होंगे ना, आप जब 6 से 12 वर्ष की आयु में रहे होंगे तो माता पिता कहते होंगे उस पे से मत कूदो मत कूदो, लेकिन आप कूदते थे। माता पिता कहते थे नल पे मत चढ़ो, लेकिन आप चढ़ते थे। नल मत चलाओ, लेकिन चलाते थे। ठीक है, बाहर मत घूमने जाओ, बच्चों के साथ मत ये बदमाशी करो, लेकिन करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि आपके अंदर स्फूर्ति थी। इसीलिए इस काल को स्मार्ट एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मार्ट एज कहते हैं। पूछ देगा स्मार्ट एज किस काल को कहते हैं, तो बाल्यावस्था को कहते हैं। बालक बहुत ही स्मार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्फूर्ति होती है। आप देखो ना, बच्चे के चेहरे पे ग्लोइंग ज्यादा होता है। लोग 6 से 12 वर्ष के बच्चे को काफी मतलब स्मार्ट दिखता है, पैंट शर्ट पहन लेगा, जूता मोजा पहन लेगा। आप देखे हैं ना, दूल्हे का जब बारात जाता है तो छोटा दूल्हा दूल्हे से अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट होता है। ठीक है, तो पूछ दे स्मार्ट एज किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? स्फूर्ति आयु या स्मार्ट एज, दोनों तरीके से पूछे तो किसे कहेंगे? बाल्यावस्था को कहेंगे। एक चीज और, बाल्यावस्था को डर्टी एज भी कहते हैं। डर्टी मतलब समझते हैं? गंदी एज। अब आप सोचिए 6 से 12 वर्ष की अवस्था में आप कितनी गंदगी फैलाते थे। कभी कभी बारिश में चले जाते थे, कभी कभी बारिश में मिट्टी में बैठ के खेलने लगते थे, कभी कभी दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलते खेलते आपको ये नहीं पता रहता है कि मेरा पैंट फट गया, कि मेरा डस्ट हो गया, धूल लग गया, मिट्टी लग गया, और शाम को खेल के आते थे तो मम्मा डंडा उठा के पिटती थी, कपड़ा फाड़ दिया, ये गंदगी हो गया, वो गंदगी हो गया। इमेजिन कीजिए आप बच्चे रहे होंगे कितनी गंदगी फैलाते होंगे। तो अगर आपसे पूछ दे कि डर्टी एज किसे कहा जाता है, तो किसे कहेंगे? बाल्यावस्था को। गंदी आयु अवस्था पूछ दे या डर्टी एज पूछ दे तो बाल्यावस्था। ये तीन चीज आपको क्लियर हो गया। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज, प्रारंभिक विद्यालयी आयु, या स्फूर्ति आयु स्मार्ट एज, या गंदी आयु अवस्था डर्टी एज, तीनों पूछ दे किस काल को कहते हैं, तो बाल्यावस्था को कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर ये प्रश्न फिर पूछे कि बाल्यावस्था की अवधि काल कहां से कहां है, या कहां से कितने वर्ष तय की गई है, तो देखिए मेरे बच्चों 6 से 12 वर्ष
6 से 12 वर्ष की अवस्था को संपूर्ण बाल्यावस्था के रूप में रखा गया है और इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ते जाइए। एक है संचय काल। क्या है? संचय काल। 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था को संचय काल कहते हैं। संचय मतलब समझते हैं, बालक विभिन्न सामाजिक रूप से प्राप्त ज्ञानों का संचय करता है अपने अंदर, और फिर 9 से 12 वर्ष की अवस्था को परिपाक काल कहते हैं। परिपाक काल समझते हैं कि बालक परिपक्व होने के लिए बहुत सारे संघर्ष करता है अपने शरीर में, अपने मस्तिष्क में, और सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से बहुत सारा चीज एडजस्ट करता है, जिसे परिपाक काल कहते हैं। और इसी के बाद जब किशोरावस्था में जाता है तो बालक क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। तो ये 2 प्रश्न बहुत बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि संचय काल की अवधि क्या है? 6 से 9 वर्ष, और परिपाक काल की अवधि कहां से कहां तक है? 9 से 12 वर्ष तक। इतनी बात समझ में आपको आ गई? चलिए यहां पे देखिए, मैं कुछ कोटेशन भी हर चैप्टर का, अलग अलग चैप्टर से ही, अगर मान लीजिए शैशवावस्था है तो शैशवावस्था में कौन से राइटर या मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या तर्क दिया है, यानी कोटेशन क्या क्या दिया है, वो जितने भी इंपॉर्टेंट कोटेशन है मैं वो सब के सब टोटल का टोटल हम जो है क्या करने वाले हैं, यहां पे लिख देंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि किस अवस्था में किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है। ठीक है, यहां देखिए, कोल एंड ब्रूस, ये बहुत बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मैं तो ये कहूंगा दोस्तों, मैं इतनी मेहनत से ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक नोट्स बनाइए। आप वीडियो देखते होंगे, 2 महीने 4 महीने बाद कुछ मिस हो जाता होगा, लेकिन नोट्स बना के रखेंगे तो कभी मिस नहीं होगा। देखिए, आप कह रहे हैं बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। 2 चीज याद रखिएगा मेरे बच्चों, एक वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को अनोखा काल कहा था, भूलिएगा नहीं। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को अनोखा काल कहा था, लेकिन कोल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। संवेगात्मक विकास जानते हैं ना? संवेग किसे कहते हैं? भय, क्रोध, ईर्ष्या, हंसी, ये सब क्या है? संवेग हैं। तो इन चीजों का अनोखा काल है। अनोखा काल क्यों है? देखो, जो बाल्यावस्था होता है ना, बच्चा क्या करता है? आप डांटोगे, रोने लगेगा। एक चॉकलेट थमाए, 5 मिनट में हंसने लगेगा। यानी 2 मिनट में आपको दुश्मन बना लेगा, 2 मिनट में आपका सबसे प्रिय मित्र फिर बन जाएगा। इसलिए इस काल को अनोखा काल कहा है। किसने? कोल एंड ब्रूस ने। देखिए, रास ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था को रास ने मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। मिथ्या, मिथ्या मतलब सीखता तो है, बहुत देर तक दिमाग में नहीं रखता किसी बात को। ठीक है, उसकी परिवर्तन होता रहता है, रुचियों में परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए इसे मिथ्या का परिपक्वता काल भी कहा गया। किसने कहा है? रास ने। स्टेनले हॉल, वैसे तो स्टेनले हॉल का सबसे ज्यादा किशोरावस्था पे इनका रिसर्च हुआ है, लेकिन बाल्यावस्था में भी इन्होंने कहा है कि बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है, यानी ये कह रहे हैं कि जैसे बालक, आपको कहा गया ना कि बच्चा जो है माता पिता के गुणों को क्या करता है? स्थानांतरित करता रहता है। ठीक है, तो यहां पे ये बोल रहे हैं पूर्वजों से करते चले आ रहे हैं। कार्ल ग्रूस ये क्या कहते हैं? खेल द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। खेल द्वारा बालक अपने भावी जीवन की क्या करता है? तैयारी करता है। जैसे आप जब खेल रहे होंगे तो आपको चोट लगता होगा, तो आप ये सीखते हैं कि हमें बचा के खेलना है। जब आप खेल रहे होंगे तो किसी बच्चे से झगड़ा हो जाता था तो आप घर पे मार खाते थे या पनिशमेंट होते थे, तो ये सीखते थे कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब आप समूह के साथ खेलते थे तो आपके मन में या आपके हृदय में क्या होता था? प्रेम की भावना जगती थी। समूह में दोस्त से, मित्रों से प्रेम करने की भावना जगती थी। तो यहाँ पे वो अपने भावी जीवन की क्या करता था? तैयारी करता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैग ने क्या कहा है? ऐसा शायद कोई खेल हो जो बालक 10 वर्ष की अवस्था में न खेला हो। ठीक है, तो ये कुछ कोटेशन थे। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पे हम आपको बताएंगे कि बाल्यावस्था में विशेषताएं क्या हैं। बाल्यावस्था में विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं मतलब दो चीज आप पढ़ेंगे, बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं और बाल्यावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बाल्यावस्था में विशेषताएं देखते हैं। तो शारीरिक विकास, शारीरिक विकास नंबर 1। शारीरिक विकास क्या होती है? स्थिरता होती है, स्थिरता। देखिए मेरे बच्चों, पूछ देगा कि शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से किस काल में होता है? इसके पिछले जो मैं वीडियो बनाया था शैशवावस्था, उसमें होता है। लेकिन बालक जब बाल्यावस्था में जाता है, शारीरिक विकास यानी वृद्धि जो होती है वो स्थिर हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ता है। आप देखे होंगे ना, जब आप 5, 6, 7 साल के रहे होंगे तो मम्मी पापा आपके लिए क्या लाते थे? बूस्ट लाते थे, कैंप्लॉन लाते थे कि बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एक रीजन है ये कि ये बाल्यावस्था में बालक की वृद्धि स्थिर हो जाती है। ठीक है, फिर किशोरावस्था में जाता है, बड़ी तेजी से बढ़ता है। तो 3 चीज याद रखेंगे, शैशवावस्था में शरीर की वृद्धि बड़ी तेजी से होता है, बाल्यावस्था में मंद पड़ जाता है और फिर किशोरावस्था में बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, आत्म निर्भरता की भावना। मेरी बात समझ रहे हैं? आत्मनिर्भरता की भावना। बच्चा शैशवावस्था में आत्मनिर्भर नहीं था, पैंट पहनना नहीं जानता था, कपड़ा पहनना नहीं जानता था, नहाना नहीं जानता था, ब्रश करना नहीं जानता था। लेकिन धीरे धीरे अपने परिवार में, समाज में देखते देखते बालक जब बाल्यावस्था में पहुंचता है तो सुबह फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना, अपने हाथ से साबुन लगाना, कपड़ा पहनना, कभी कभी तो प्रेस इस्त्री करना भी सीख जाता है। तो क्या हो जाता है? आत्मनिर्भरता की भावना बाल्यावस्था में आ जाती है, जबकि शैशवावस्था में परिनिर्भरता होती है। मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो आत्मनिर्भरता की भावना। तीसरा, रचनात्मक भावना का विकास। रचनात्मक भावना का विकास। आप जब बच्चे रहे होंगे तो रचनात्मक भावना का विकास रहा होगा। आपको ड्राइंग बहुत पसंद होगी, घर बनाना। ठीक है, रचनात्मक कार्य, घर बना के खेलना, फिर आपका ड्राइंग बनाना, फूल बनाना, कार्टून बनाना, ये सब क्या था? क्या था ये सब? ये सब था आपका रचनात्मक कार्यों में रुचि। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। अगला चीज, चौथा, इसकी विशेषताएं क्या हैं? संग्रह करने की भावना। संग्रह। आप क्या करते थे जब बाल्यावस्था में थे? लट्टू खेलते थे ना, कंचा खेलते थे ना, तो कंचा जीत के लाते थे तो इकट्ठा करते थे नहीं करते थे? करते थे। बहुत सारे, जैसे पेन, 2-4 पेन इधर उधर पड़ा रहता है तो बालक बाल्यावस्था में इकट्ठा करके रखता है, अपने कॉपी किताब को सहेज के रखता है। तो यहाँ पे संग्रह करने की व्यवस्था थी। और आगे देखेंगे कि सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। देखिए यहाँ पे सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। देखिए शैशवावस्था में जब कोई गेस्ट आता था, मैं बताया था पिछले वीडियो में कि बालक उनको प्रणाम नहीं करता था क्योंकि नैतिक भावना का अभाव रहता था। लेकिन बाल्यावस्था में बालक क्या करता है? अपने समाज में घूमता है तो समाज से सीखता है, परिवार के संस्कारों को सीखता है कि बड़े लोग आते हैं तो माता पिता प्रणाम करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए। तो उसमें क्या हो जाता है? सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। मतलब अपने से बड़े को बोलने का ढंग, एक संस्कार रूप से बोलने का ढंग, इज्जत करना, सम्मान करना, आदर्श अपना प्रस्तुत करना, ये सब सीखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए काम प्रवृत्ति की भावना। काम प्रवृत्ति की भावना में न्यूनता। न्यूनता मतलब क्या होता है? कमी आना। मैंने शैशवावस्था में आपको बताया था कि बालक जो होता है काम प्रवृत्ति यानी सेक्स करने के लिए बहुत उत्साहित होता है
और मैंने उसका एग्जाम्पल आपको दिया था, अंगूठे को चूसना, चम्मच को मुंह में चूसना, माँ का स्तनपान करना, ये सब क्या था, उसके घोतक थे, यानी दिखाई देने वाले चीज थे, जबकि वो परिपक्व नहीं होता है ये करने के लिए। लेकिन बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना क्या हो जाती है, सुषुप्त हो जाती है, मतलब कम हो जाती, पता ही नहीं उसको चलता है। फिर जब वो 12 से 18 वर्ष की अवस्था में जाता है तो स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव, संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो फिर काम प्रवृत्ति की भावना अपने चरम सीमा पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ देगा प्रश्न कि काम प्रवृत्ति की भावना किस अवस्था में सुसुप्त हो जाती है, तो बाल्यावस्था में हो जाती है, और किस अवस्था में जागृत होती है, यानी अपने चरम सीमा पे होती है, किशोरावस्था में, और दूसरे नंबर पर शैशवावस्था में। ठीक है, ये अगला चीज 7वां, भ्रमण करने की इच्छा, निरुद्देश। देखते ना, बच्चा पापा बाइक निकाले, पैर फेंक के बालक बैठ जाता है, रोने लगता है, मुझे भी चलना है बाजार, मुझे भी चलना है, मामा यहाँ जा रहे हैं तो मुझे मामा यहाँ जाना ही जाना है। आप अपनी चीजों से इसको जोड़ के देखिए, और जब तक आप जोड़ेंगे नहीं तब तक मजा आने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे निरुद्देश, बिना उद्देश्य के भ्रमण करने की क्या होती है, जिज्ञासा होती है। और अगला 8वां जो है, रुचियों में परिवर्तन। बालक के बाल्यावस्था में रुचि में बड़ा परिवर्तन होता है। अभी बनाते बनाते ड्राइंग बना रहा है, तब तक टीवी खोल के देखना शुरू करेगा, फिर उसको बंद करेगा, फिर कार्टून पढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, तो रुचियों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, जिज्ञासु, 7वां, जिज्ञासु होता है। ठीक है, जिज्ञासु तो शैशवावस्था में भी होता है, लेकिन बाल्यावस्था में बहुत ज्यादा हो जाता है। प्रश्न पूछता है, क्यों, कैसे, क्यों, कैसे हुआ, क्या हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। चलिए अब इसी में देख लीजिए कि इसी में अब ये पूछेगा कि बाल्यावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए। भाई आप जब बालक रहे होंगे तो आपकी शिक्षा कैसी हुई होगी या किस प्रकार होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसा लग रहा है, शेयर भी कर दीजिए। चैनल अभी नया है, आपके सपोर्ट का पूरा जरूरत है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे चैनल आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता, चाहे हम जितना मर्जी उतना मेहनत कर लें। चैनल के बढ़ने की जिम्मेदारी तो सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, आपका काम है इस चैनल को आगे बढ़ाना। चलिए तो देखते हैं बाल्यावस्था में शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए। अब देखिए पहला मैंने लिखा था ना, शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, शारीरिक शिक्षा पर क्या देना चाहिए, बल देना चाहिए। ठीक है, फिर बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए। याद रखिए, बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा देना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाल्यावस्था में आप गए, क्लास में गए, और जैसे ग्रेजुएट बच्चों को टीचर लेक्चर प्रवक्ता देके चला आता है, आप भी चले गए, तो फिर वो उसका पढ़ना और आपका पढ़ाना दोनों क्या है, निरर्थक है। तो बाल्यावस्था में शिक्षा की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान पे आधारित होनी चाहिए कि बालक कैसे सीखना चाहता है, खेल से सीखेगा कि क्रिया करके सीखेगा, कि आगमन विधि से सीखेगा, कि निगमन विधि से सीखेगा, प्रोजेक्ट विधि से सीखेगा, कि डाल्टन पद्धति प्रणाली से सीखेगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा। ठीक है, बालक को करके सीखने देना चाहिए, और खेल द्वारा करके सिखाएंगे तो बालक बहुत रुचि लेके उस काम को करेगा। अगला देखते हैं, चौथा नंबर, भाषा विकास पर बल। भाषा विकास पर बल। अगर आपने बाल्यावस्था में अपने बालक को भाषा पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के उसके अंदर संस्कार नहीं आ सकता है। इसीलिए देखिए स्कूलों में बच्चों को हमेशा ये चीज अनुशासित किया जाता है कि क्लास से पानी पीने जाना है तो मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, टॉयलेट जाना है तो मे आई गो टू टॉयलेट सर। वो पूछ के जाता है, अच्छे से पूछता है, जबकि घर में ऐसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि घर में कोई रूल नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई संस्कार नहीं ज्यादातर दिया जाता है।
तो वहां पे बच्चा क्या हो जाता है, नीरस थोड़ा सा हो जाता है। जबकि स्कूल में क्या होता है, एक्टिव होता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे हो सकता है टीचर मेरा उपहास उड़ाए, मुझे सजा भी मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा विकास पर बल देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, एक चीज और, नैतिक विकास पे भी बल देना चाहिए। नैतिक विकास पे बल देना चाहिए। आप अपने बच्चों को एक चीज याद रखिएगा, आप सब गार्जियन भी हो सकता है और वीडियो को देख रहे होंगे, आप दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा दीजिए, अगर आपका लगाव बच्चे से या बच्चे का लगाव आपसे बहुत क्लोजली नहीं है तो करोड़ों रुपया खर्च कर दीजिए, बच्चा आपका संस्कार नहीं लेके आ पाएगा। एक चीज जान लीजिए, इसीलिए कहा जाता है ना, बालक का प्राथमिक विद्यालय उसका घर होता है, उसका परिवार होता है। तो बाल्यावस्था में इस बात का ध्यान रखेंगे। एक चीज और, यहां पे शिक्षा के बारे में जान लीजिए। ये यहां से प्रश्न बार बार पूछता है कि बाल्यावस्था में शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार से होनी चाहिए। मांटेसरी, मारिया मांटेसरी का नाम सुने ना, मारिया मांटेसरी के द्वारा मांटेसरी शिक्षा पद्धति से शिक्षा देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर दो है आपका प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। प्रोजेक्ट समझते ना, बच्चे को प्रोजेक्ट के द्वारा, टीवी के द्वारा प्रोजेक्ट लगा के कुछ चीज दिखाएंगे तो उसको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए छोटे क्लास में प्रोजेक्ट, लोग बोलते हैं ना कि स्मार्ट क्लास चल रहा है मेरे स्कूल में, तो प्रोजेक्ट विधि से। अगला किंडर गार्डन विधि से शिक्षा, और अगला वर्धा शिक्षा योजना यानी बेसिक शिक्षा पद्धति, यानी गांधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना लागू किया था। आप अगर बीएड कर रहे होंगे या डीएलएड कर रहे होंगे तो इसके बारे में जरूर पढ़ रहे होंगे कि बालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाल्यावस्था यानी स्कूली एज जो 5 वर्ष से था और किशोरावस्था तक गांधी जी ने कुटीर उद्योगों के छोटे छोटे चीजों को बनाने के लिए स्कूलों में व्यवस्था की थी, जिसे बेसिक शिक्षा पद्धति या वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं। तो बाल्यावस्था में शिक्षा की व्यवस्था 4 रूप से होनी चाहिए, मांटेसरी शिक्षा व्यवस्था, प्रोजेक्ट प्रणाली, किंडरगार्टन और बेसिक शिक्षा पद्धति। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 2-3 चीज और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि परीक्षा की दृष्टिकोण से ये चीजें जो हैं आपको परीक्षा में डिस्टर्ब ना करें। एक चीज क्या है कि शैशवावस्था में, देखिए आप पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शैशवावस्था के विषय में जान लीजिए, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं बाल्यावस्था। ठीक है, पूछेगा प्रश्न कि बालक किस अवस्था में अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी मतलब अंदर ही अंदर उसके सारे विकास के सारी तत्व विद्यमान रहते हैं, लेकिन बाहर के पर्यावरण से संतुलन नहीं कर पाता है, तो वह है शैशवावस्था में बालक जो है अंतर्मुखी होता है, और बाल्यावस्था में जैसे पहुंचता है वो क्या हो जाता है, बहिर्मुखी, अथवा एक चीज और उसको नाम से जानते हैं, बाह्य केंद्रित हो जाता है। बाह्य केंद्रित हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रश्न पूछेगा कि किस अवस्था में बालक बाह्य केंद्रित हो जाता है, बहिर्मुखी हो जाता है, किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। और पूछ दे किस अवस्था में बालक अंतर्मुखी होता है, तो शैशवावस्था में। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बाल्यावस्था में विकास की गति को देख लेते हैं। वृद्धि मतलब बढ़ने का 6 से 9 और 9 से 12। देखिए जो 6 से 9 होता है यह क्या होता है, 6 से 9 में तीव्र गति से बढ़ता है, ठीक है, और 9 से 12 में मंद पड़ जाता है, और जैसे ही वह किशोरावस्था में बढ़ता है यानी 12 से 18 वर्ष में फिर तीव्र हो जाता है, और किशोरावस्था में ही जाके तीव्रता के बाद एक समय बाद वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे मुझे देख लीजिए, मेरी हाइट इतना हो चुकी है, अब इसके बाद तो मैं नहीं बढ़ूंगा, अरे भाई बुढ़ापे तक बढ़ूंगा तो ब्लैक बोर्ड से ऊपर, छत के ऊपर हो जाऊंगा ना, तो वृद्धि एक समय जाके रुक जाती है, लेकिन विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है। तो याद रखेंगे, अगर प्रश्न पूछ दे कि बाल्यावस्था में किस अवस्था में बालक बड़ी तेजी से बढ़ता है,
तो 6 से 9 वर्ष में तीव्र गति से बढ़ता है, लेकिन 9 से 12 के बीच में उसकी गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लंबाई के विषय में जानते हैं। भाई वृद्धि कैसे होता है? देखिए लंबाई जो होता है वह 5 से 7 सेंटीमीटर 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की चाल से बढ़ता है। यानी एक वर्ष में या तो 5 सेंटीमीटर बढ़ेगा या तो 7 सेंटीमीटर बढ़ेगा। ये 5 सेंटीमीटर का मैंने संकेत दिया है और ये 7 सेंटीमीटर का दिया है। अब ये 7 सेंटीमीटर कैसे बढ़ेगा और 5 सेंटीमीटर क्यों बढ़ता है? देखिए अगर माता पिता की हाइट कम होगी तो बच्चे की हाइट माना जाता है कम होगा, लेकिन माता पिता की हाइट अधिक होगा तो माना जाता है कि माता पिता की हाइट के अनुसार ही बच्चा भी बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी बच्चे का पालन पोषण अगर बहुत सही ढंग से किया गया तो बच्चे का 7 सेंटीमीटर होगा और नॉर्मल तरीके से 5 तो होना ही होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क के विषय में देख लेते हैं। मस्तिष्क के विषय में देखेंगे तो 90% तो शैशवावस्था में यानी प्रौढ़ावस्था, जैसे मेरा प्रौढ़ावस्था है तो 100% मस्तिष्क का विकास हो चुका है, तो 100% मस्तिष्क के विकास में 90% तो शैशवावस्था में हो जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था में पूछ देगा तो 95% बाल्यावस्था में हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हड्डियां देखते हैं, हड्डियों के बारे में जानते हैं। तो बाबू शैशवावस्था में कितने थे? 270 थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था में 270 थे और आगे बाल्यावस्था में कितना हो जाता है? 350 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बालक की मांसपेशियां हड्डियों का रूप लेने लगती हैं और फिर जाके किशोरावस्था में ये हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब किशोरावस्था इसके बाद पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो दो चीज याद रख लीजिए, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या पूछ दे तो 270 और बाल्यावस्था में पूछ दे तो 350। ठीक है, याद रखेंगे। अब क्या छूट रहा है? आगे चलते हैं, दांत देख लेते हैं मेरे बच्चों कि दांत की स्थिति बाल्यावस्था में क्या होती है। संपूर्ण बाल्यावस्था में 27 से 28 देखते हैं जी, 27 से 28 दांत अस्थाई निकल जाते हैं। अस्थाई समझते हैं ना, कि वो दांत जो एक दूध वाला दांत निकलता है जो टूट जाता है। और कब टूटता है? जब बहुत सारा चॉकलेट खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो टूटने लगता है। और फिर एक दांत निकलता है, कौन सा? अस्थाई दांत निकलता है जो आपके बुढ़ापे तक चलता है। और आजकल तो दांत भी गायब हो जा रहे हैं क्योंकि सारे लोग टूथपेस्ट अनेक जो है कि आ गया है, कोलगेट है तो ये है वो है। पहले के लोग नीम का दातुन करते थे, ठीक है, तो बुढ़ापे तक दांत रहता था। आज पता नहीं क्या क्या रगड़ रहे हैं, फिर भी जो है कि बाद में जाके 32 का 32 दांत लगवाना पड़ रहा है। ठीक है, तो पूछ दे कि दांतों की स्थिति बाल्यावस्था में क्या होती है, तो 27 से 28 अस्थाई दांत निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था बाल्यावस्था। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों एक बहुत बड़ी कमी है, उस कमी का आप लोग सलूशन जरूर दीजिए कि वीडियो को कमेंट करके बताइए कि वीडियो में क्या चीज आपको छूट गया है, क्या चीज वीडियो में कुछ मिस हो गया है, क्या चीज वीडियो में कुछ नया चाहते हैं, या गुरुकुल पॉइंट को कुछ सजेशन देना चाहते हैं, या फिर पढ़ाने में या फिर टेक्निकल रूप से कुछ आपको दिक्कत हो रहा है, साउंड का हो गया, लाइट का हो गया, या फिर क्लियरिटी नहीं साफ आ रहा है। ये सब कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब तक आप मेरा मूल्यांकन नहीं करेंगे, आप बताएंगे नहीं, तब तक मुझे और ज़्यादा सीखने और आपको सिखाने के लिए मैं भी बहुत उत्सुकता पूर्वक ध्यान नहीं दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।